हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज गाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है इंटीग्रल्स। जी हाँ, ये एनसीईआरटी के हिसाब से बुक नंबर 2 का फर्स्ट चैप्टर है और वैसे है चैप्टर नंबर 7। तो आपको इस चैप्टर के बारे में बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि ये जो आपका इंटीग्रल्स चैप्टर है ये कैलकुलस का ही पार्ट 2 भी कहलाता है। पहला हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, ये इंटीग्रेशन है और ये काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाइज भी। एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखने वाला चैप्टर है ये, जिसमें बच्चे को चाहिए होगी काफी अच्छी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और दूसरी चीज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका काफी ज्यादा वेटेज रहता है। तो चलो फिर इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं गाइज। आपको मेरी तरफ से एक एडवाइस रहेगी कि इस चैप्टर को पढ़ते हुए सीक्वेंस जरूर मेरे साथ ही चलना। सीक्वेंस वही रहनी चाहिए जिसमें मैं करा रहा हूं। अगर आप इधर उधर वीडियो स्किप करके चलेंगे और मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको इंटीग्रेशन समझ नहीं आएगा। सीक्वेंस वही रहनी चाहिए, जो मैं जैसे पढ़ा रहा हूं उसी तरह से पढ़ने की कोशिश करना। पूरा का पूरा चैप्टर इन डिटेल करवाया जाएगा, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। एंड आई कैन एश्योर यू, अगर आप मेरे से सारे के सारे लेक्चर्स ले लेते हैं इंटीग्रेशन के जो भी इस चैनल पर आने वाले हैं, तो आपको कॉन्सेप्चुअली इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आने दूंगा। दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है गाइस, तो चलो इसी के साथ पॉजिटिव स्पिरिट रखते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी इस चैप्टर के लिए। स्टार्ट से ही बोल रहा हूं कि आपको खूब सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं आपको कुछ सिखाऊंगा तो साथ ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी प्रैक्टिस बुक या एनसीईआरटी से उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस खुद से कर लें मेरे कहे बिना, और प्रैक्टिस डेली करें। जो मैं याद करने को कहूंगा वो याद करना है तो करना है, नो अदर ऑप्शन। ठीक है, जो बच्चे मेरी ये बातें मान लेंगे उनका इंटीग्रेशन पक्का हो जाएगा। नहीं तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। ये चैप्टर किसी को समझ नहीं आता है जल्दी से, जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो छोड़ना पड़ेगा आपको बोर्ड्स के लिए अगर आप इसको अभी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो चलो पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइज, और मेरे लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे यार, और मैं आगे के लेक्चर्स भी जल्दी जल्दी लाता रहूं। सो चलो फिर शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, चलिए देखते हैं क्या होता है इंटीग्रल्स। बेसिकली हम इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है इंटीग्रेशन? क्या होता है इंटीग्रेशन? रिवर्स प्रोसेस of differentiation is known as integration। बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपसे बात करूं तो इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस का क्या मतलब हो गया? आप एक बात सोचो, डिफरेंशिएशन से हमें क्या आइडिया मिला था? किस आइडिया ने हमें मोटिवेट किया था डिफरेंशिएशन पढ़ने को? कि यार किसी भी कर्व पे किसी भी पॉइंट की अगर हमें टेंजेंट निकालनी है तो टेंजेंट का स्लोप बेसिकली, तो हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से बहुत इजीली कर पा रहे थे विदाउट यूजिंग ज्योमेट्री। सही बात है। अब आप एक बात सोचो, अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल i में डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल i में डिफरेंशिएबल है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि f डैश x एग्जिस्ट करेगा उस पूरे इंटरवल i में। सही बात है, यह तो हो गया एक चीज। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि f डैश x एग्जिस्ट करता है किसी इंटरवल i के लिए, तो क्या आप fx निकाल सकते हैं? क्या आप उस कर्व की इक्वेशन पर कमेंट कर सकते हैं? तो इसी आइडिया को सोचते सोचते हम लोगों ने इंटीग्रेशन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। एक और आइडिया है, इंसानों ने, ह्यूमंस ने एक चीज और देखी कि यार
एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालें। भाई देखो, जो स्टैंडर्ड फिगर्स है, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, ये सब तो ओके, चलो इनके तो हमारे पास फॉर्मूलाज थे। अब कोई वेग सी फिगर हो, अजीबो गरीब सी, जो ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल ना हो, उसका एरिया निकालना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी हम लोगों के लिए। तो इंटीग्रेशन ने भी पूरा योगदान दिया है एरिया अंडर द कर्व्स निकालने में, जो हमारे लिए एक मोटिवेशन रहा कि इंटीग्रेशन को और ज्यादा डिग करके इसकी एप्लीकेशंस को फाइंड आउट किया जाए। तो जो एरिया वाली एप्लीकेशन है वो तो हम नेक्स्ट चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में भी पढ़ने वाले हैं। और जो मैंने दूसरी बात बताई आपको, वो भी एक रीजन था इंटीग्रेशन में डिटेलिंग में जाने का। तो ज्यादा मैं थ्योरी में नहीं घुसूंगा, काम की बात करते हैं सीधा। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को क्या बोला जाता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके कुछ नाम भी होते हैं, चलो कुछ एग्जाम्पल से बात करता हूं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, ध्यान से सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी बस मेरी बात सुनते जाओ। अगर मैं आपसे बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ भी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि 2x। अगर मैं इस बात को लिखना चाहूं तो बेसिकली क्या बोलूंगा मैं, कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर है वो है 2x। तो इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को ऐसा फंक्शन बताओ जिसका डिफरेंशिएशन 2x हो, तो उस चीज को फाइंड करने के प्रोसेस को बोला जाता है इंटीग्रेशन। 2x एक किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन की हेल्प से हम ऐसे फंक्शंस को फाइंड आउट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हमें ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, यह बात क्लियर हुई। अब जैसे यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 2x है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो इंटीग्रेशन ऑफ 2x होगा वो एक्स स्क्वायर होगा इन वेग वर्ड्स। अभी मैं इंटीग्रेशन का कांस्टेंट की कोई बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं। ठीक है, आशा करता हूं आपको मेरी बात क्लियर हुई है। इसको क्या बोला जाता है मैं बता देता हूं आप लोगों को गाइस। इंटीग्रेशन को कुछ और नाम भी दिए जाते हैं। इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने को क्या बोला जाता है? एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है, या फिर इसको प्रिमिटिव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक तो एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है, या फिर प्रिमिटिव भी हम लोग इंटीग्रेशन को बोल देते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालो, इंटीग्रेट करो इस फंक्शन को, तो भी एक ही बात है। कोई आपसे बोल दे कि इस फंक्शन का प्रिमिटिव बताओ, वो भी एक ही बात है। या फिर कोई आपसे बोले कि इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव बताओ, वो भी एक ही बात है। इन तीनों शब्दों का एक ही मीनिंग रहेगा। आई होप आपको मेरी बात यहां तक की क्लियर हुई होगी। मूविंग फॉरवर्ड गाइस, मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन से भी पहले एक चीज देख लेते हैं। अभी रिप्रेजेंटेशन पर आता हूं मैं, उससे पहले एक चीज देखो। एक चीज क्या है देखनी है भाई। मान लो डी बाय डी एक्स ऑफ कुछ भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर लेते हैं। चलो, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x। सिमिलरली डी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है? ई की पावर एक्स। और सिमिलरली डी बाय डी एक्स ऑफ कुछ भी ले सकते हैं, चलो दो बहुत है, दो बहुत है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x। ये आपको अच्छी तरह पता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स भी ई की पावर एक्स ही होता है, ये आपको अच्छी तरह पता है। सिमिलरली अगर मैं कहूं इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है गाइस। जैसे डी बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन होता है ना, डी बाई डी एक्स को कैसे पढ़ते हो आप?
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू dx, ऐसे ही तो पढ़ते हो आप। सिमिलरली अगर आपको लिखा गया है इंटीग्रल 2x dx, तो इसको आप कैसे पढ़ोगे? इसको आप पढ़ोगे, इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? इसको पढ़ोगे आप इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन 2x विद रेस्पेक्ट टू x। समझे? dx के रेस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रेस्पेक्ट टू x। जो यहां पर अगर dy होता 2x dy, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रेस्पेक्ट टू y। जैसे इधर d बाई dx होता है, इधर होता है इंटीग्रल 2x dx। ये होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान रखना, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठुल्लू। ये समझ रहे हो? ठुल्लू वाला साइन पता है ना? ये वही है। ठुल्लू बहुत पहले फेमस हुआ था यार, अब तो नामो निशान मिट गया है। अब विनोद आ गए और भी बहुत लोग आ गए पुरानी बातें हो गई। चलो काम की बात पे आओ। मैंने आपको बोला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं अब मेरे को बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा? आप कहोगे भैया 2x प्लस 2 का 0, यानी कि ये भी 2x। तो एक बात सोचो आप, डिफरेंशिएशन तो देखो यार यूनिक होता था। एक्स स्क्वायर का 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्या आया? 2x आया। दो अलग अलग फंक्शन है, डिफरेंशिएशन सेम आ गया। लेकिन आप एक बात सोचो, अगर मैं अब आपसे पूछूं, अगर मैंने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोला तो वो 2x आया, एक फंक्शन का 2x आया। चलो अब मैंने पूछा कि दूसरा फंक्शन कोई लिया, मैंने फंक्शन चेंज हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2, उसका डिफरेंशिएशन भी 2x आ गया। कोई बात नहीं, फंक्शन तो अलग अलग है ना, स्लोप तो सेम हो सकता है किसी टेंजेंट का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताएं इंटीग्रेशन ऑफ, मैं साथ साथ बोल रहा हूं सिंबल लिखते ही ताकि आपको समझ आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। अगर मैं आपसे यह बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, तो क्या आप मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं? भाई जब इसका डिफरेंशिएशन ये है और इसका भी डिफरेंशिएशन ये है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं इस केस की बात करूं तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, और अगर इस केस की बात करूं तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2। सही बात है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ऑल्दो दो अलग अलग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सेम आया, सिमिलरली जब आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो एक फंक्शन का एक से ज्यादा आंसर आ सकता है, यानी कि देयर कैन बी मोर देन वन इंटीग्रल फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। और ये चीज डिफरेंशिएशन में नहीं होती है। डिफरेंशिएशन में तो जो फंक्शन है उसका एक आंसर आएगा। एक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के दो आंसर्स पॉसिबल नहीं है। हां, सिंप्लीफिकेशन कर लो और दो अलग अलग फॉर्म में सिंगल आंसर होगा, लेकिन ये चीज इंटीग्रेशन में वैलिड नहीं होती। इंटीग्रेशन के केस में देयर कैन बी मोर देन वन इंटीग्रल फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहां पर 2x का एक्स स्क्वायर भी है और एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये दो ही नहीं, मैं आपको बताता हूं इस 2x के इनफाइनाइट इंटीग्रल्स पॉसिबल हैं। वो कैसे भैया? आप कांस्टेंट बदलते जाओ। आपको पता है आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख रहे हो तो भी 2x आना है। 2 की जगह आप दुनिया भर के कांस्टेंट ले लो, हमेशा ही 2x आएगा, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, शून्य। तो इससे हमें क्या पता लगा गाइस? इससे हमें पता लगा कि देयर कैन बी मोर देन वन इंटीग्रल ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन। इसको मैं लिख देता हूं आपके लिए। नोट क्या है? देयर कैन बी
more than one answer to integral of a particular function differing by some arbitrary constant। समझ रहे हो आप? बिकॉज आप कांस्टेंट बदलते जाओ और आंसर सेम आता जाएगा। आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसी रीजन की वजह से अब जनरलाइज तो करना पड़ेगा ना यार। आपसे वो पूछेगा 2x का इंटीग्रेशन बताओ dx के रेस्पेक्ट में, तो क्या आप इनफाइनाइट आंसर्स लिखोगे? पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको एक तो जनरल आंसर देना पड़ेगा, इसीलिए हमने एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा। यानी कि जब आप इंटीग्रल 2x dx लिख रहे हो तो 2x का हमने इंटीग्रेशन कर दिया। यहां तो आपको पता था x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, इसलिए 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर। लेकिन मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगा कि बिना जाने क्या था, किसका डिफरेंशिएशन है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो आगे की बात है। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया, x स्क्वायर प्लस c, जहां पर c क्या है, C is some arbitrary constant। अब आप C की वैल्यूज चेंज करते जाओ, आपको सारे आंसर्स मिलते जाएंगे। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो अगर मैं C को 0 ले लेता हूं तो मेरा फर्स्ट वाला केस सेटिस्फाई हो जाएगा जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड केस की बात करता हूं तो अगर मैं C को 2 ले लूं तो मेरा सेकंड वाला केस भी सेटिस्फाई हो जाएगा। सिमिलरली आप C की डिफरेंट वैल्यूज लेते जाओ और दुनिया में जितने आंसर्स पॉसिबल हैं वो आपके इस सिंगल एक्सप्रेशन में कवर हो जाएंगे। इसलिए ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन में पाया जाता है। और आपको बता दूं गाइज, आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का अभी बात करते हैं। इनडेफिनेट डेफिनेट क्या होता है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के कोई भी सवाल में अगर आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लस c लिखना भूल जाते हैं तो उसके आपके बोर्ड्स में मार्क्स डिडक्ट होने तय हैं। ये वाला प्लस c लिखना भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रख लो, इसे पल्ले बांध लो। प्लस c आएगा ही आएगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में, ठीक है। यहां से बात कर लेता हूं मैं। इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, अब नाम ले दिया है तो वो भी बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? जो अभी हमने किया, जिसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? जिसमें अभी बस एक ऊपर से बता रहा हूं, इनकी डेफिनेशंस के भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्वॉल्विंग लिमिट, जब आपको एक लिमिट मिल जाए, लिमिट मिलने का मतलब मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपसे वो पूछे कि इंटीग्रेशन e की पावर x dx बताओ, कोई लिमिट तो नहीं है ना, वो इतना पूछे तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अगर वो आपसे पूछे इंटीग्रेशन ex dx फ्रॉम लिमिट 0 to 2, फ्रॉम लिमिट आ गई ना, तो ये किसका एग्जांपल है? ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। दोनों ही आपके सिलेबस में है। आशा करता हूं आपको समझ आ गया। जहां पर भी ये लिमिट दिख जाएगी वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है अभी के लिए, और जहां पर लिमिट्स नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन बोल रहे हैं, वहां पर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी
आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता है, ये बात पल्ले बांध लेना, लिख लो, आप लोग लिख लो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता है और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है आंसर में, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा और डेफिनेट इंटीग्रेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कभी देखने को नहीं मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आशा करता हूं यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। आपको यह भी क्लियर हो गया कि एक फंक्शन का एक से ज्यादा इंटीग्रेशन हो सकता है, इसीलिए प्लस सी आता है। प्लस सी क्यों आता है आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन पर। रिप्रेजेंटेशन पर बात करते हैं। मान लीजिए आपको ये दे दिया गया है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। तो इससे आप क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहला पॉइंट, ये क्या है, इस ठुल्लू को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंबल स्लैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जहां पर ये ठुल्लू आ जाएगा वहां पर मतलब होता है कि ये क्या है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। दूसरी चीज, स्मॉल एफ एक्स को क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ एक्स को बोलते हैं इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड बोलते हैं या तो, और अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं तो ये होता है फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, जिसको इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन। तीसरी चीज आती है आपकी dx, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स लिखा था ना, देखो ऊपर, dx क्या होता है, dx को बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। dx को बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, जिस वेरिएबल की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है उसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर वो क्या है, dx। मूविंग फॉरवर्ड, कैपिटल एफ एक्स और c। कैपिटल एफ एक्स यहां पर क्या है, इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स, जिसको इंटीग्रेट करके आंसर में लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रैंड, ठीक है। और लास्ट चीज क्या है, कैपिटल सी या फिर स्मॉल सी, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ध्यान से देख लो एक बार रिप्रेजेंटेशन को पूरी को, क्या क्या बताया मैंने। अगर आपको इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस सी लिखा गया है तो इसमें जो ये साइन है ठुल्लू का, ये होता है सिंबल या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जो स्मॉल एफ एक्स है उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड या फिर फंक्शन जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, इसे फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड भी बोला जा सकता है। dx को बोला जाएगा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि जिस वेरिएबल की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है उसको बोला जाता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर वो क्या है, dx। कैपिटल एफ एक्स को बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका
सी जो है वो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। 6th पॉइंट क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग integrals, process of finding integrals of a given function। इंटीग्रल समझ रहे हो ना आप, एंटी डेरिवेटिव को फाइंड करना। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल्स ऑफ अ गिवन फंक्शन इज नोन एज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? जो प्रोसेस है पता करने का एंटी डेरिवेटिव किसी गिवन फंक्शन का, या फिर पता करने का इंटीग्रल ऑफ अ गिवन फंक्शन, उसको क्या बोला जाता है? इंटीग्रेशन। आशा करता हूं गाइज आपको मेरी बात ये क्लियर हो गई होगी। क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है इंटीग्रल, ये ठुल्लू का क्या मतलब है, एफ एक्स डी एक्स, डी एक्स क्या है, ठीक है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चीज की ओर बढ़ते हैं गाइस, वो क्या है? जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके लिए मैं कंसीडर कर लेता हूं एक इंटीग्रेशन 2x dx। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बिकॉज आपको पता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x होता है, तो 2x का एक्स स्क्वायर, लेकिन प्लस सी भी आपको यहां पर लेना होगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 2x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी 2 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का भी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी, बिकॉज कॉन्स्टेंट का तो 0 होना है। लेकिन इंटीग्रेशन में ये सारे फंक्शंस भी आपके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो बेसिकली ये क्या आया? अगर मैं आपसे बात करूं कि c को 0 ले लेता हूं, दिस इंप्लाइज जो आंसर वाला फंक्शन क्या आया? वो आया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्या ये एक पैराबोला है? सही बात है। सिमिलरली अगर मैं c को -1 ले लेता हूं, तो ये अगेन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, -1 की जगह +1 ले लेते हैं, तो यहां भी +1। क्या ये भी एक पैराबोला है? जी हां, ये भी एक पैराबोला है, बस उससे उस वाले पैराबोला से थोड़ा अलग। सिमिलरली अगर मैं c को +2 देता हूं, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इतने एग्जाम्पल्स बहुत हैं, तो ये 3 पैराबोला आ गए। सिमिलरली आप बहुत सारे c ले सकते हो और आपको अलग अलग आपके आंसर्स मिलते रहेंगे। अब अगर मैं इन पैराबोलास को ड्रॉ करना चाहूं कोऑर्डिनेट प्लेन पर, अगर मैं इन पैराबोलास को ड्रॉ करता हूं, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कैसे ड्रॉ होगा? ऐसे। क्या ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व है? सिमिलरली y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब आप ड्रॉ करेंगे, तो किसी बच्चे को अगर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पता हो, मैंने फंक्शंस में पढ़ा रखा है, आउट ऑफ सिलेबस है बस पढ़ा रखा है, तो ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा? ये सेम ग्राफ बस 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो चुका होगा। तो ये कैसा दिखेगा? ऐसा। ठीक है, ये सेम ग्राफ बस 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो चुका होगा। सिमिलरली y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 के केस में भी सेम ग्राफ 1 मोर यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो चुका होगा। ठीक है, ये 0 डाल दिया, ये 1 और ये 2। ठीक है, सिमिलरली आप जब और सी डालेंगे तो कुछ इस तरह के आपको कर्व्स मिलने वाले हैं सेम पैराबोला के। तो ये बेसिकली क्या दे रहा है? ये दे रहा है
फैमिली ऑफ कर्व्स। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली क्या देता है आपको? फैमिली ऑफ कर्व्स, जिसमें सिर्फ एक ट्रांसलेशन का फर्क है, बाकी एज इट इज सेम है। ठीक है, बस जस्ट 1 यूनिट ऊपर चला गया, 2 यूनिट ऊपर चला गया, इस तरह से। अब अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ करता हूं, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं x इक्वल्स टू a, यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब अगर मैं इस लाइन, ये x इक्वल्स टू a है, x इक्वल्स टू a लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। ये लाइन क्या है? x इक्वल्स टू a। तो अगर मैं इस लाइन के थ्रू जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन पर टेंजेंट चेक करता हूं, तो ये एक टेंजेंट बन गई, सिमिलरली ये एक टेंजेंट बन गई। अब ये तो मैंने रफली बनाया है तो इसमें उल्टा सीधा आ सकता है, बट जेन्युइन सीन क्या होगा जब आप इनको बिल्कुल एग्जैक्टली स्केल की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है, तो आप क्या पाएंगे कि जो ये टेंजेंट्स आ रही हैं, नीचे की नहीं बना रहा हूं मैं, गन मच जाएगा नहीं तो तब आप पाएंगे कि जो ये टेंजेंट्स आ रही हैं ये क्या है? पैरेलल हैं। समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर आप किसी फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं, तो ज्योमेट्रिकली हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है फैमिली ऑफ कर्व्स, जो 2x फंक्शन के रिस्पेक्ट में क्या है? फैमिली ऑफ पैराबोलास। हमें मिलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स जिसमें कि अगर किसी वर्टिकल लाइन के थ्रू जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, दोबारा सुनो, हमें मिलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखनी है। जब भी किसी फंक्शन का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो जो वो आंसर आता है वो रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स थ्रू विच इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे हमने यहां पर लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू y एक्सिस, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि ये पॉइंट्स हैं, if we draw tangent then the tangents will come out to be parallel। समझ आई बात आपको? लिख दूं क्या? दोबारा देखनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी वीडियो अगर बात समझ ना आई हो। तो क्या होता है? indefinite integral represent the family of curves in which if tangents are drawn at the points of intersection अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो एट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन with line x equals to a, then the tangents will come out to be parallel. This is the geometrical interpretation of indefinite integration। आशा करता हूं गाइज आपको मेरी बात ये क्लियर हो गई होगी। अब देख लेते हैं गाइज, अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट चीज। वो क्या है? नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है वो है
प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ना है हमें? प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। क्या प्रॉपर्टीज हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है रिलेशनशिप बिटवीन fx एंड f डैश x इन टर्म्स ऑफ, सिंबल बना रहा हूं सिर्फ, इंटीग्रल और डी बाई डी एक्स। ये बुक की लैंग्वेज नहीं है, मेरी लैंग्वेज है, ये मैंने लिखी है लाइन, ठीक है? ऐसा कुछ बुक में नहीं लिखा हुआ है। तो एक चीज आपको नोट करानी है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स का डी बाई डी एक्स, समझ रहे हो? या फिर रुको, मैं आपको बोलूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो है वो है एफ डैश एक्स, ये आपको पता है, ठीक है? अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स क्या होगा? तो आप क्या लिखोगे? अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स है तो क्या एफ डैश एक्स का, सॉरी, अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है तो क्या एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन सिर्फ एफ एक्स होगा? जी नहीं। अभी आपको मैंने आर्बिट्ररी कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट बताया था। एफ एक्स प्लस 2 का भी तो एफ डैश एक्स ही होगा इंटीग्रेशन, एफ एक्स प्लस 1 का भी तो यही होगा, एफ एक्स प्लस 4 का भी तो यही होगा। इसीलिए चाहे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स है, लेकिन इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स एक्स सिर्फ एफ एक्स ना होकर एफ एक्स प्लस सी होता है। यह बात आपने ध्यान रखनी है। कांस्टेंट लिखना अनिवार्य है अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स दिस, तो क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे बताओ? बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं इसमें। और नेक्स्ट चीज मैं आपको देता हूं, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स और बाहर डी बाई डी एक्स। अब बताओ क्या करोगे? यहीं पर खत्म करते हैं इस कहानी को ताकि आप ना परेशान हो। भाई इंटीग्रल का साइन एज इट इज, मुझे तो ये बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है? अब एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या सिर्फ एफ एक्स आएगा? नहीं, एफ एक्स के साथ सी भी आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो। सिमिलरली अब डी बाई डी एक्स बाहर है, वो तो एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स आपका आएगा एफ एक्स प्लस सी, जहां पर सी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी 0, ये क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स के बराबर। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला? कुछ टीचर्स सिखा देते हैं ऐसा कि जो इंटीग्रेशन का साइन है और जो डिफरेंशिएशन का साइन है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं।
भगवान जाने कैसे बता देते हैं टीचर्स। कुछ लोग ऐसा सिखाते हैं कि जो डिफरेंशिएशन का साइन है और जो इंटीग्रेशन का साइन है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अगर आपको लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स तो वो सिंपल एफ एक्स हो जाएगा, या फिर अगर लिखा हो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स तो वो सिंपली एफ डैश एक्स डी एक्स हो जाएगा। लेकिन यहां पर सीखने वाली बात यह है कि कौन सा पहले आ रहा है, पहले इंटीग्रल है या पहले डिफरेंशिएशन है, उससे फर्क पड़ेगा कि आंसर में कांस्टेंट आएगा या नहीं आएगा। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो बाहर इंटीग्रेशन था तो एफ एक्स प्लस सी आंसर आया है, ना कि सिर्फ एफ एक्स। जबकि अगर कैंसल वाला मैं वो प्रोग्राम करूंगा तो बच्चे आंसर्स एफ एक्स लिखाएंगे और लिखकर आते हैं। और अगर बाहर dx है तो देखो इस बार आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आया है। तो ये चीज मेरे को आपको सिखानी थी, बहुत जरूरी थी कि ध्यान रखना, सीधा काट मत देना कि यार इंटीग्रल है अंदर डिफरेंशिएशन है तो बात खत्म हो गई। ठीक है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है गाइस कि पहले क्या है और बाद में क्या है। आशा करता हूं आपको ये मेरी ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है गाइस, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। जैसे डिफरेंशिएशन में प्रॉपर्टीज फॉलो होती थी, सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी वही प्रॉपर्टी लीनियर वाली फॉलो होती है। वो क्या है? अगर आपको दिया जाए इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन भी डिफरेंशिएशन की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर आपका कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड है k एफ एक्स डी एक्स, तो जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता था, सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ये हो जाएगा k टाइम्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और अगर मैं सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टी को कंबाइन कर दूं तो k1 एफ एक्स प्लस k2 एफ एक्स की जगह जी एक्स कर लेता हूं, प्लस k3 एच एक्स। अगर इसको इवेल्युएट करके लिखना हो तो इसको मैं लिख सकता हूं, k1 बाहर आ गया, k1 टाइम्स इंटीग्रल, ओहो dx तो मिस हो गया, ये dx भी मिस नहीं होना चाहिए, इस dx के भी मार्क्स कट जाएंगे। ये तो बताओ किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? k1 टाइम्स इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस k2 टाइम्स इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स प्लस k3 टाइम्स इंटीग्रल एच एक्स डी एक्स। अगर सेकेंड और थर्ड पॉइंट को मैं कंबाइन कर दूं। ठीक है, आशा करता हूं आपको यहां तक की बात समझ आ गई होगी। अब हमारी लास्ट चीज पर बढ़ते हैं इस वीडियो की बेसिक्स की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रॉपर इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे। ये सब बताना बहुत जरूरी था बच्चे को। ठीक है, तो देख लेते हैं एक कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। तो देखते हैं कंपैरिजन में। पहली बात, भाई दोनों ही ऑपरेशंस हैं फंक्शंस के। आप ये दोनों को कहां पर यूज करते हो? फंक्शंस के ऊपर। तो बोथ आर ऑपरेशंस ऑन फंक्शन। पहली बात, ऊपर ऊपर के कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। सेकेंड बात, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ अ
पर्टिकुलर फंक्शन इज यूनिक, जो डिफरेंशिएशन होता है एक पर्टिकुलर फंक्शन का वो यूनिक होता है, वेयर एज इंटीग्रल ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन नीड नॉट टू बी यूनिक। ये तो आप देख ही चुके हो, डिफर्स इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी कि एक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो यूनिक होता है, लेकिन इंटीग्रेशन यूनिक होना जरूरी नहीं है। इंटीग्रेशन एक फंक्शन का एक से ज्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कांस्टेंट क्या ले रहे हो, आर्बिट्ररी वाला। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यार आप अगर किसकी बात करो, 2x की बात करो, तो उसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी, डिपेंडिंग ऑन आप c की वैल्यू क्या लेते हो, इसीलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा जाता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का एक आंसर होता है एक फंक्शन का, लेकिन इंटीग्रेशन का एक से ज्यादा होता है। नेक्स्ट चीज, डिफरेंशिएशन is calculated at a point, जो डिफरेंशिएशन है वो हम एक पॉइंट पर देखते हैं, वेयर एज इंटीग्रेशन is usually calculated over an interval। जो इंटीग्रेशन है वो कभी भी एक पॉइंट पर नहीं देखा जाता, वो हमेशा एक इंटरवल में देखा जाता है कि 2 से 3 तक इंटीग्रेशन बताओ, जबकि जो डिफरेंशिएशन है वो इंटरवल में नहीं, वो एक पॉइंट पर बताया जाता है। ठीक है, और चौथा पार्ट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। डिफरेंशिएशन denotes slope of tangent to the curve, whereas इंटीग्रेशन डिनोट्स, अब मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, पूरी की पूरी आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो पढ़ाई थी वो लिख सकते हो, मैंने आपको पूरा स्टेटमेंट लिखवा दिया है। ठीक है, उसके बाद एक और लिख लेते हैं, बोथ सेटिस्फाई प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर फंक्शंस। दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं लीनियर फंक्शन की। वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स को आप तोड़ के लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। और कोई प्रॉपर्टी एक लास्ट लिख लेते हैं बस, बाकी तो सब कॉमन ही है, काम की जो थी वो लिखवा दी। एक लास्ट प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, जस्ट लाइक not every function is differentiable
जैसे कि हर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ऑन द सेम लाइन you cannot integrate every function। भाई जैसे डिफरेंशिएशन जरूरी नहीं है हर फंक्शन का एग्जिस्ट करे, कुछ फंक्शंस किसी पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी ऐसा हो सकता है कि हर फंक्शन जरूरी ना हो इंटीग्रेट कर सको आप। नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस भी दुनिया में होते हैं जो आपको 12th क्लास में बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। अगर आप में से कोई IIT वगैरह की तैयारी करता है तो आपको बता देता हूं, मैंने पढ़ रखा है, उसमें अप्रोक्सीमेशंस का कॉन्सेप्ट यूज करा जाता है जहां पर हम आसपास के इंटीग्रेबल फंक्शंस को यूज करके अप्रोक्सीमेट करते हैं वैल्यू को एक नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन के। काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, उसमें नहीं जाएंगे आप, वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो हाई लेवल है, आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसे फंक्शंस मिलेंगे ही नहीं जो इंटीग्रेट नहीं हो सकते। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको अच्छा लगा इंट्रोडक्शन इंटीग्रेशन का, और आशा करता हूं आगे भी आप लोग इसी तरह से इसी फोकस के साथ पूरी वीडियो देखेंगे और समझेंगे ध्यान से क्या क्या चीजें हैं। चलिए देन इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। कुछ फॉर्मूला सिखाएंगे आपको और कैसे इंटीग्रेट करते हैं बेसिक फंक्शंस को, वो सिखाएंगे। चलिए देन इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना प्यार बनाए रखना चैनल के साथ और खूब शेयर करना गाइस। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।